हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम विद्युत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, आज हम उनको सबको सोल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज वैसे जयपुर में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो अभी ये वाला टॉपिक डिस्कस करने के बाद में आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, विद्युत धारा। कभी भी इसकी परिभाषा नहीं पूछते एग्जाम में। एग्जाम या तो पूछेंगे इसका SI मात्रक या फिर इसका न्यूमेरिकल पूछेंगे, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला आना चाहिए। तो परिभाषा से क्या बनता है, इसका न्यूमेरिकल बनता है। मतलब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो किससे बनेगा, परिभाषा डेफिनेशन से बनेगा। तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आप देखो, विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं। I इक्वल टू Q अपॉन में T। Q है आवेश जिसका मात्रक होता है कूलाम। I इसका मात्रक ऐसे मात्रक है एम्पियर, और T इसका ऐसे मात्रक है सेकंड। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, या तो हमें विद्युत धारा और समय दे देंगे, आवेश पूछ लेंगे, या फिर आवेश और विद्युत धारा दे देंगे, समय पूछ लेंगे। किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। इसके लिए में क्या है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला कर लेंगे, I बराबर Q अपॉन में T। अब ये फॉर्मूला दे रखा है, I दे रखा है, T दे रखा है, हमें पता है I इक्वल टू Q अपॉन में 2। अब हमें Q पूछा है इसमें, तो Q बराबर क्या करेंगे, जब इसको हम वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने के बाद में इसी फॉर्मूले से हमारा क्या बन जाएगा, Q बराबर IT बन जाएगा। Q इज इक्वल टू IT। अब ये वैल्यू रखी, आंसर आ हमारा 300 कूलाम। अब आगे देखेंगे विद्युत विभव। विभव और विभवांतर, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम ही आता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इनका SI मात्रक वगैरह उनका ही है। अब देखो इससे क्वेश्चन नहीं पूछते, परिभाषा से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इससे भी जो क्वेश्चन बनता है वो न्यूमेरिकल बेस ही बनता है। जैसे इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं। इसे V द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी SI यूनिट क्या है, वोल्ट। अब V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। W क्या है, ऊर्जा है, Q आवेश है। अब ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का हमें पता है कूलाम होता है। अब विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर उत्पन्न होता है हम उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर बोल देंगे। और इसका मापन जिस यंत्र के द्वारा किया जाता है उस यंत्र को बोलते हैं हम वोल्ट मीटर। अब W पर अगर हम मान लो इसी क्वेश्चन से हमें W पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो W इज इक्वल टू V Q। अब देखो इसी से रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल है। V दे रखा है 12 वोल्ट है, Q दे रखा है 2 कूलाम है, तो W इज इक्वल टू V Q। वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया 24 जूल। अभी आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने के चांस बनते हैं, और ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा वो आगे भी हमारा काम आएगा। जैसे धारा, इसमें से परिभाषा आप मत करो, अगर परिभाषा करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा, बस इतना सही है। धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I वह सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती तथा ताप समान रहना चाहिए। मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला बनेगा इसके लिए हमारा जो टेम्परेचर है वो हमेशा नियत रहेगा, और विभवांतर है वो तो क्या होता है हमारा समांतर रहता है। जो हमारा विभवांतर है वो प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक्चुअली फॉर्मूला ये है, तो V इज इक्वल टू IR। V समानुपाती I है। अभी जो समानुपाती है इसी को हम बोलेंगे समानुपाती स्थिरांक, इसी को हम क्या बोलते हैं, इधर R बोलते हैं। अब प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है ना, इनका SI मात्रक ज़्यादा करके इनकी या तो यूनिट पूछते हैं, या इनके SI मात्रक पूछते हैं, या फिर जो न्यूमेरिकल पूछते हैं। मेन यही है इनका। अभी कभी कभी ग्राफ भी पूछ लेते हैं कि धारा और विभवांतर के बीच का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, तो एक हमेशा एक सीधी रेखा में बनता है। अब चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पे निर्भर करता है। जैसे चालक की लंबाई L पे करेगा, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पे करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर भी करेगा। मतलब जो पदार्थ की प्रकृति है वो लिक्विड में है, ठोस में है या गैस में है, उन पे भी निर्भर करेगा। अब इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। चालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई के तो समानुपाती, इसी को हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती।
क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी इसके अपोजिट होता है। जैसे ऐसे बोले, अगर लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, क्षेत्रफल कम होगा। ये देखो आर समानुपाती एल, आर हब लंबाई के समानुपाती होता है, आर समानुपाती एल अपोन में ए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो समानुपाती स्थिरांक है इसी को हम बोलते हैं रो, और रो क्या होता है, विद्युत प्रतिरोधकता स्थिरांक होता है। इसकी ऐसा यूनिट ओम इंटू मीटर होती है। अब इसी से भी क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, जैसे आगे हम इसमें करके देखते हैं। देखो ये हमारे दो क्वेश्चन दे रखे हैं। इधर आर की वैल्यू दे दी हमें 1200 ओम है, वी दे रखा है 220 ओम है। अब इसी से हम दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आई हमें फाइंड करना है, तो आई बराबर हमें पता है वी अपॉन में आर, ये ओम के नियम से ये फॉर्मूला बनता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर। वैल्यू पुट करेंगे सोल्व हो जाएगा। ऐसे सेकंड वाला है, ये आराम से आप लोग कर सकते हो। अब इसके अलावा इसमें तो हमें क्या पूछा था, आई पूछा था। इस बार हमें क्या पूछा है, आर पूछा है। इसमें आई पूछा है, आई तो ये वाला फॉर्मूला है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सेम ये वाला है, आई बराबर वी अपॉन में आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई। इसी फॉर्मूले से ये बनेगा, ओम के नियम से कर लोगे आप लोग। अब आगे यहाँ पे जो पीछे हमने जो प्रतिरोधकता वाला क्वेश्चन किया था, इधर वाला ये, इससे न्यूमेरिकल ये वाला बनता है। जैसे एल दे रखा है 1 मीटर है, प्रतिरोध दे रखा है 26 ओम है। अब इसका व्यास 0.3 मिलीमीटर, जब इसी को हम चेंज करेंगे मीटर में तो हमें पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 होता है इसमें। तो एक पॉइंट भी लग रहा है, एक ये और 3 तो हो जाएगा, 1000 होता है उसका, 1 मिलीमीटर वो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 3 जीरो तो ये वाली और एक पॉइंट वाला, ऐसे करके -4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, प्रतिरोधकता निकालनी है इसकी, तो रो निकालना है। तो हमें पता है रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन में एल। अब इसी को जब हम चेंज करेंगे तो आर ए हमारा क्या होता है, मान लो अभी अगर हमें इधर से डी दे रखा है, डी डायमीटर यानी कि व्यास दे रखा है, तो फॉर्मूला देखो पहले हम करते हैं ना पाई आर स्क्वायर, करते हैं ना पाई आर स्क्वायर, वैसे हम करेंगे पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4L। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4, ये हो ए की वैल्यू। अब ये वैल्यू पुट करिए तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। इसके चांसेस कम होते हैं पूछने के। ये जो मेन एग्जाम होते हैं ना, बड़ी एग्जाम होती है, जैसे कि टीजीटी पीजीटी हो गया या हायर लेवल लेक्चरर वगैरह के, इनके जो बड़े एग्जाम, इनमें ये वाले क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी जो एसएससी हो या एचपीएससी हो या और अदर एग्जाम देखिए, इनमें इतना हाई क्वेश्चन नहीं पूछते। अब आगे हम देखते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। अब हमें ये पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में डिफरेंस क्या है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, हमेशा जो आई होता है, धारा होती है, वो नियत रहती है। मतलब किसी भी प्रतिरोध या किसी भी विभवांतर के लिए धारा सेम रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, ये नियत रहेगी। आर बराबर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा, R1 प्लस का R2 प्लस का R3। V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस का V2 प्लस का V3। अब V निकालने के लिए क्या करते हैं, V1 निकालेंगे तो हम इक्वल टू IR1, V2 निकालेंगे तो IR2, V3 IR3। अब आगे देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल। अभी हमने जो पढ़ा है श्रेणी क्रम संयोजन है, उसका डायग्राम कैसे बनता है, उसका डायग्राम इस तरीके से बनता है। मतलब जो धारक कभी आपसे डायग्राम नहीं पूछेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए अगर हमें डायग्राम दे रखा है तो हम कैसे पहचानेंगे श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। अब देखो कभी भी अगर प्रतिरोध एक लाइन में चल रहा है तो वो क्या होगा, श्रेणी मतलब लाइन में होगा वो। और समांतर क्रम पूछा तो नीचे वाला, जैसे समांतर क्रम ये है, पहला दूसरा तीसरा, समांतर क्रम में होता है। अब देखो न्यूमेरिकल, R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, V विभवांतर, कुल विभवांतर ही, कुल विभवांतर मतलब V1 V2 और V3 का जो सम होता है वो दे रखा हमें 6 वोल्ट। R निकालना है, I निकालना है, V1 निकालना है, V2 निकालना है, ये सब हमें निकालना है। सबसे पहले R निकालेंगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस का R2, तो 20 प्लस का 4 इज इक्वल टू 24 ओम। अब I निकालेंगे, हमें पता है इसके लिए I क्या होता है, नियत होता है, एक बार ही निकालना पड़ेगा हमें। तो I इज इक्वल टू ओम के नियम से फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन में R। V की वैल्यू क्या है, 6 है, जो हमें यहाँ दे रखी है। R की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, जो क्या है 24 है। अब हमने इसको सोल्व किया तो क्या बना, 0.25 एम्पियर, तो ये हमारी धारा आ गई। अब निकालेंगे हम V1। अब पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है।
अब V1 निकालना है तो V1 इज इक्वल टू IR1। आई तो हमारी क्या होगी, सेम होगी सबके लिए, जो अभी हमने ये वाली फाइंड किया है। अब R1 क्या है, जो हमारे ऊपर लिखा हुआ है 20, ये हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 5 वोल्ट आ जाएगा, फर्स्ट विभवांतर। अब सेकंड विभवांतर इसी तरीके से निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा सेकंड विभवांतर है। अब हम देखते हैं पार्श्वक्रम, इसी को बोलते हैं पार्श्वक्रम, इसी को बोलते हैं समांतर क्रम। ये होगा इसका डायग्राम। डायग्राम अच्छे से समझ लेना कि किस तरीके से बनता है, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा हमें फाइंड क्या करना है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, हमें दिया नहीं होता है कि हमें समांतर क्रम निकालना है या श्रेणी क्रम, डायरेक्ट एग्जाम्पल दे देता है और उसके साथ में ये वाला डायग्राम दे देता है। तो हमें पता होना चाहिए किस तरीके से डायग्राम बनता है। अब इसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम में तो आई निश्चित होता है, जबकि समांतर क्रम में वी निश्चित होता है। वी हमें एक बार ही फाइंड करना पड़ेगा। अब आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 निकालेंगे तो V अपॉन में R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन में R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन में R3। अब टोटल R निकालेंगे तो V अपॉन में 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2 प्लस का 1 अपॉन में R3। ये इसके फॉर्मूले हो गए। अब इसी फॉर्मूले बेस पे हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये इधर हमें दे रखा है R1, R2, R3 और V दे रखा है। अब हमें फाइंड करना है I1, I2, I3 और I और R भी। टोटल R होता है वो फाइंड करना है, टोटल I होती है वो भी फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम I1 निकाला, हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, ओम के नियम से। तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, ये वैल्यू पुट करी और ये हमें ये एम्पेयर प्राप्त हो गया। इधर से सेकंड वाला इसका 1.2 एम्पेयर प्राप्त हुआ। I3 इज इक्वल टू ये प्राप्त हुआ। अब टोटल I निकालेंगे, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है इन सबको हम सम कर देंगे, तो हमारा टोटल I कितना आया 4 एम्पेयर। अब हमें प्रतिरोध निकालना है, कुल प्रतिरोध 1 अपॉन R इज इक्वल टू, हमारे जो इधर जो R दे रखे हैं ना, तो 1 अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन में 10 प्लस 1 अपॉन में 30 इज इक्वल टू एलसीएम लेके, एलसीएम क्या है 30 आया। एलसीएम लेने के बाद में हम इसको सोल्व किया तो हमारे क्या आया 10 अपॉन में 30, और उनको 0 से 0 कट होने के बाद में क्या आया 1 अपॉन में 3, ये आया हमारा 1 अपॉन R की इक्वल टू। अब हमें R की इक्वल निकालना है तो ये 3 ऊपर जाके 3 ओम इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं तापीय प्रभाव। इससे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे तापीय प्रभाव, ऐसे नहीं पूछेंगे तापीय प्रभाव क्या है, बल्कि ऐसे पूछेंगे कि तापीय प्रभाव पर कौन सी यंत्र या युक्तियां कार्य करती है। इससे ऐसे क्वेश्चन बनता है, जैसे ऐसे दे दिया विद्युत हीटर है वो किस प्रभाव पे कार्य करता है, या विद्युत इस्त्री है, विद्युत टोस्टर है, विद्युत केतली है, विद्युत तंदूर है, इसका फ्यूज तार भी पूछ लेंगे, ये सभी किस प्रभाव पे कार्य करते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे तापीय प्रभाव पे। और तापीय प्रभाव में क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम जूल का तापन नियम। तो जूल का तापन नियम बोल दो या तापीय प्रभाव बोल दो, ये सभी युक्तियां इसी पे कार्य करती है। एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बारी पूछा गया है। अब हम देखेंगे शक्ति पावर, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है वाट, W से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको फॉर्मूला देखो P इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन में T। अब V तो हमें पता है विभवांतर है, विद्युत धारा की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं। ये इस तरीके से इसकी डेफिनेशन भी बनती है। अभी आगे देखेंगे हम Q अपॉन में T, हमने पहले पढ़ा था Q अपॉन में T क्या होता है इक्वल टू I, क्या I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में T। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम Q अपॉन T को हटा के इसकी जगह पे हम I रख सकते हैं। तो हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या बना P इज इक्वल टू वी आई। इसके अलावा हमारे और भी फॉर्मूले बनेंगे। इसका मतलब ये है कि इस वाले फॉर्मूले से तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बनाया। अभी सेकंड P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है। अब इस V की जगह पे अब ये वाला आई आर रख देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बना आई स्क्वायर आर। अब तीसरा वाला I इज इक्वल टू निकालेंगे तो V अपॉन में R। इस जगह पे इधर I की जगह ये हमारा जो I है इधर इसकी जगह पे ये वैल्यू रख देंगे तो क्या बनेगा V स्क्वायर अपॉन में R। ये सभी फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। और रिलेट किससे करते हैं, ये हमारे ओम के नियम से ही रिलेट करते हैं सारे। इसका मतलब ये है हमें ये वाला फॉर्मूला तो अच्छे से याद करना ही पड़ेगा P इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन में T। और बाकी जो सारा है ये हमें अपने माइंड से सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें ओम का नियम का एक फॉर्मूला आना चाहिए। आगे देखो उष्मा, उष्मा से भी हम क्या पूछते हैं, इससे भी न्यूमेरिकल आता है H इज इक्वल टू वी आई टी। अब V का हमें पता है V बराबर होता है आई आर। अब V की ये वैल्यू रख देंगे हमें तो H का नया फॉर्मूला क्या आया आई स्क्वायर आर टी, ये हो गया। अब जो मैंने अभी ऊपर बताया था ये वाला वही है जो जूल का तापन नियम है, उसके आधार पे विद्युत इस्त्री, टोस्टर, तंदूर है, केतली है, हीटर है, फ्यूज है, वो सभी इस पे कार्य करते हैं। अब बल्ब के ये पूछते हैं अब एग्जाम में बल्ब के तंतु किसके बने होते हैं, ये टंगस्टन के बने होते हैं।
क्योंकि जो टंगस्टन धातु होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई गलनांक वाली होती है। अब ये पूछते हैं बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है, जैसे ट्यूबलाइट वगैरह है या फिर जो 0 वाट वाले बल्ब होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन और आर्गन। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा एक तो क्रिया नहीं करती हैं और एक ये हल्की होती है। दूसरी, फ्यूज किस श्रेणी क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। शक्ति का या फिर ऊर्जा बोल दो या शक्ति बोल दो, इसका जो व्यापारिक मात्रक है, अगर शक्ति का ऐसे मात्रक पूछे तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है वाट होता है, लेकिन शक्ति का या ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक पूछेंगे तो क्या होता है, किलो वाट घंटा, ये होता है। अब इससे न्यूमेरिकल बनते हैं किलोवाट घंटे के बेस पे। 1 किलोवाट घंटा बराबर इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। इसका मतलब ये है जो 1 वाट शक्ति होती है उसकी वैल्यू होती है 1000 किलोवाट। इसका तो ये हो गया इक्वल टू हावर, 1 हावर में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। तो इसको जब इनको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या बन गया लास्ट में, 3.6 मल्टीप्लाई में 10⁶ वाट सेकंड, या वाट सेकंड को हम क्या बोल सकते हैं, जूल बोल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है ऊर्जा का भी मात्रक है ना, इसलिए हम इसको जूल भी बोल सकते हैं। एग्जाम में यूनिट ज़्यादा पूछते हैं, या तो न्यूमेरिकल या यूनिट या एसआई मात्रक। अब देखो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है उष्मा वाला, उसी के बेस पे फॉर्मूला हमारा ये प्रतिरोध दे रखा है 4, उष्मा दे रखी है 100 जूल, टी दे रखा है 1 सेकंड, हमें वी निकालना है। अब वी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। और वी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वी के लिए हमें आर तो दे रखा है लेकिन आई भी तो पता होना चाहिए ना, तो पहले आई निकालेंगे एच वाले फॉर्मूले से। एच बराबर हमें पता है I² RT होता है। जब आई बराबर निकालेंगे तो एच के डिवाइड में RT चला जाएगा और इसकी जो पावर है वो इसके रूट लग जाएगी। अब I = 100/4। अब इनको जब बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 10/2 आएगा और 10 से 2 कट करेंगे तो 5 एम्पीयर इसकी धारा आ जाएगी। अब हमें फॉर्मूला पता है V = IR, वैल्यू पुट करी 20, तो ये हमारा दे रखा है इधर से 5 तो दे रखा है हमारा ये वाला, और 4 है ये हमारा प्रतिरोध इधर वाला था, इनको मल्टीप्लाई किया तो 20 वोल्ट आ गया। अभी लास्ट जो अभी हमने जो पीछे पढ़ा था शक्ति वाला, उसका ये है, वोल्ट विभवांतर दे रखा है, धारा दे रखी है, शक्ति में पता है P = VI, वैल्यू पुट करिए और सोल्व किया, ये आ गया हमारा 110 जूल पर सेकंड, या इसी को हम बोलते हैं वाट। अब जो इधर हमने पीछे पढ़ा था 1 किलोवाट घंटा वाला, ये देखो अभी मतलब जो हमारे घरों में जो लाइट आती है, कौन से बल्ब जलते हैं, उसके अलावा फैन है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। अब हमें लास्ट में ये पता होना चाहिए जो गवर्नमेंट होती है वो किस तरीके से हमारी रीडिंग देती है और हमारा कितना बिल आता है, उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो हमारे घर में एक फैन है, वो 400 वाट का है, वो कितने घंटे चलता है, एक दिन में 8 घंटे चलता है, और 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से, मतलब 1 किलोवाट घंटा की रेट क्या है, 3 रुपये है। 30 दिन तक ऐसे चलता है। तो हमें ऊर्जा भी निकालनी है, टोटल कितनी ऊर्जा हुई और उस ऊर्जा को हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, हमें ये भी पता होना चाहिए। इसका मतलब ये तो हमारी क्या है, यूनिट है, इतनी तो हमारी यूनिट निकली है, और यूनिट का कितना पे करना पड़ेगा हम चार्ज, ये वाला इसका चार्ज है। तो कुल ऊर्जा = इन सबको 400 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 30 क्या आया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू हमारी आ गई। ये तो हमारी वाट इंटू हावर में आई है। अब किलो में बदलेंगे तो हमें पता है 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, तो डिवाइड करेंगे 1000 से तो 30 कट हो गई, तो क्या है 96 किलोवाट हावर। अब हमें इसका मूल्य निकालना है, तो हमें पता है ये 3 रुपये पर डे का चार्ज लगता है, तो कितना आया हमारा 288 रुपये। इसके अलावा और भी अगर टॉपिक या आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।